कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बस यूं ही कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। हाँ, आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। सेल्मा लेगरलॉफ की क्लासिक कहानी द रैट ट्रैप। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ कहानी की कोई समरी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट गाइड्स, वीडियो एक्सप्लेनेशंस और लिटरेरी एनालिसिस भी हैं। हाँ, तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक चूहेदानी बेचने वाले की ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। सही कहा। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि उस एक विचार की गहराई में उतरना है जो इस कहानी की कह सकते हैं नींव है कि ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है। एग्जैक्टली। हम देखेंगे कि कैसे ये साधारण सा लगने वाला मेटाफर इंसानी लालच, अकेलेपन और सबसे बढ़कर बदलाव की उम्मीद को समझाता है। और ये विचार आया सेल्मा लेगरलॉफ के मन में। जी, एक स्वीडिश लेखिका थीं और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भी। उनके लिखने में एक गहरा विश्वास छलकता है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है जिसे जगाया जा सकता है, जिसे सही माहौल और प्यार से जगाया जा सकता है। तो कहानी का हीरो, जैसा कि मैंने कहा, कोई राजा या योद्धा नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है जो ताड़ से बनी चूहेदानियां बेचता है और गुजारा करने के लिए वो भीख भी मांगता है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है। उसकी हालत बहुत खराब है। बहुत। स्रोतों में उसकी जो तस्वीर खींची गई है वो काफी दर्दनाक है। फटे पुराने कपड़े, पिचके हुए गाल और आंखों में ऐसी भूख जो छिपाई नहीं छिपती। हाँ, उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपना नहीं है। और ऐसी ही एक उदास शाम को जब वो सड़क पर बेमन चला जा रहा था, अपनी बनाई चूहेदानियों के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधता है। एकदम से उसे अचानक लगता है कि ये पूरी दुनिया, इसके सारे शहर, गांव, जमीन, समंदर, ये सब कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। हाँ, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। एक इंसान जिसकी जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी है, वो पूरी दुनिया को ही एक जाल की तरह देख रहा है। कितना कितना निराशावादी नजरिया है तो पर स्रोतों में लिखा है कि ये सोचकर उसे एक अजीब सा सुख मिला। वो खुश क्यों हो रहा है? ये थोड़ा डार्क नहीं है? ये बहुत डार्क है और यहीं पर कहानी की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। उसे सुख इसलिए मिलता है क्योंकि इस दुनिया में उसे कभी कुछ अच्छा नहीं दिया। उसे हमेशा दुत्कारा गया, भगाया गया। तो जब वो दुनिया को एक जाल की तरह देखता है तो उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। बिल्कुल, उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है जो दुखी है। उसे उन लोगों के बारे में सोचकर मजा आता है जिनके पास सब कुछ है, दौलत, घर, परिवार। हाँ, और वो भी इस दुनिया रूपी चूहेदानी में चारे के लालच में फंसने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब दूसरों को अपने जैसी ही मुश्किल में फंसने की कल्पना करके उसे तसल्ली मिल रही है। हाँ, ये थोड़ी शार्डनफ्रॉय वाली बात है। हम सब में थोड़ा बहुत होता है। सही बात है। जब हम ट्रैफिक में फंसे हों और देखें कि बगल वाली लेन भी जाम हो गई, तो एक अजीब सी तसल्ली मिलती है ना? हाँ हाँ, मिलती है। फेरी वाला बस उसी भावना को एक बड़े फलसफे में बदल देता है। ये दुनिया से उसका बदला लेने का एक मानसिक तरीका है। तो वो इसी सोच के साथ जी रहा है कि पूरी दुनिया एक फिएज है, एक जाल है, और फिर उसे पहली बार जिंदगी में कोई बिना शर्त के दया दिखाता है। एक शाम वो एक छोटे किसान, एक क्रॉफ्टर के घर पर दस्तक देता है और उसे हैरानी होती है कि उसे भगाया नहीं जाता। हाँ, वो बूढ़ा किसान उसे न सिर्फ रात गुजारने की जगह देता है, बल्कि उसके साथ अपना खाना और तंबाकू भी बांटता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, वो उससे बातें करता है, अपना अकेलापन बांटता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, और उसे किसी से बात करने की कितनी जरूरत है। वो इतना अकेला है कि एक अजनबी पर फौरन भरोसा कर लेता है। और बात सिर्फ मेहमान नवाजी तक नहीं रुकती। नहीं, वो उसे ये भी बता देता है कि उसने अपनी गाय का दूध बेचकर 30 क्रोनर कमाए हैं और वो पैसे कहाँ रखे हैं। वो उसे चमड़े की थैली में रखे वो नोट दिखाता भी है। यानी कि क्रॉफ्टर का अकेलापन ही फेरी वाले के लिए चारा बन गया। ये तो कहानी की विडंबना है। बिल्कुल, कि एक इंसान की अच्छाई, उसकी जरूरत दूसरे की बुराई का मौका बन जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फर्क है। क्रॉफ्टर की दयालुता उसकी अपनी जरूरत से निकली थी, उसे बात करने के लिए कोई चाहिए था। ये एक तरह से लेन देन जैसा हो गया। भले ही क्रॉफ्टर का इरादा नेक था, उसने अपनी पूरी दुनिया उस अजनबी के सामने खोल कर रख दी। और फेरी वाले के लिए ये बस एक और चारा था, एक और लालच जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। और वो करता भी यही है। अगली सुबह जैसे ही क्रॉफ्टर घर से निकलता है, फेरी वाला वापस आता है, खिड़की का शीशा तोड़ता है और वो 30 क्रोनर चुरा लेता है। और इस चोरी के बाद तो उसका शक यकीन में बदल जाता होगा। बिल्कुल, कि दुनिया सच में एक चूहेदानी है
और दयालुता जैसी चीजें सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए होती हैं। उससे लगता है कि वो बहुत होशियार है। हाँ, उसने सिस्टम को मात दे दी। और पकड़े जाने के डर से वो मेन रोड छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। उसे लगता है कि ये सेफ रहेगा। तो वो पैसे लेके निकल जाता है और उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। लेकिन जंगल में जाकर उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल। यही कहानी का सबसे बड़ा व्यंग सामने आता है। जो आदमी पूरी दुनिया को एक जाल समझ रहा था, वो खुद एक असली जाल में फंस जाता है। हाँ, जंगल बड़ा और कंफ्यूजिंग है। वो घंटों चलता रहता है लेकिन रास्ते खत्म ही नहीं होते। वो जिस भी रास्ते पर जाता, घूम फिरकर उसी जगह वापस आ जाता। और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। तो उसका अपना बनाया हुआ फलसफा उसी पर भारी पड़ गया। और ये उसके लिए सिर्फ रास्ता भटकना नहीं था, ये एक गहरा आध्यात्मिक संकट था। सही कहा। जब वो थक हार कर जमीन पर गिर पड़ता है और उसे लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, तब उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो खुद एक चूहा है। हाँ, वो 30 क्रोनर चारा थे और उसके लालच ने उसे इस जंगल रूपी चूहेदानी में हमेशा के लिए फंसा दिया है। ये आत्म जागरूकता का एक भयानक क्षण है। और ठीक जब वो सारी उम्मीद छोड़ देता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। हथौड़े से लोहा पीटने की आवाज। वो हिम्मत जुटाकर उस आवाज की तरफ बढ़ता है और राम्स जो आयरन वर्क्स नाम के एक पुराने लौह कारखाने पहुंच जाता है। वहां उसे कोई कुछ नहीं पूछता और लोहार उसे भट्टी के पास सोने की इजाजत दे देता है। लेकिन फिर वहां कारखाने का मालिक आता है, आयरन मास्टर। आयरन मास्टर एक पुराना फौजी है। वो रात के दौरे पर निकलता है और भट्टी की रोशनी में उस फेरी वाले को देखता है। और अंधेरे और फेरी वाले के मैले कुचले हाल की वजह से वो उसे गलती से अपना पुराना रेजिमेंट का साथी कैप्टन वॉन स्टाल समझ लेता है। उसे लगता है कि उसके दोस्त के बुरे दिन आ गए हैं। हाँ। और फेरी वाला उसे सच नहीं बताता। उसे लगता है कि शायद इस अमीर आदमी से हमदर्दी के नाम पे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब आयरन मास्टर उसे क्रिसमस पर अपने घर चलने के लिए कहता है तो वो घबरा जाता है। उसे चुराए हुए पैसों के साथ पकड़े जाने का डर है। उसके लिए एक अमीर आदमी के घर जाना मतलब शेर की गुफा में जाने जैसा है। वो साफ मना कर देता है। लेकिन आयरन मास्टर भी जिद पर अड़ जाता है। उससे लगता है कि उसका दोस्त शर्मिंदगी की वजह से मना कर रहा है, तो वो अपनी बेटी एडला विल्मिंसन को उसे लेने बेचता है। और एडला का आना ही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी शालीनता और शर्म है। और वो आते ही समझ जाती है कि ये आदमी या तो चोर है या जेल से भागा हुआ है। उसे साफ दिखता है कि उसके पिता ने गलती की है। हाँ। और इसके बावजूद वो उससे बात करती है। यहीं पर हमें दो तरह की दयालुता में फर्क दिखता है। अच्छा। आयरन मास्टर की दया एक गलत फहमी पर आधारित थी। वो एक कैप्टन की मदद कर रहा था, एक फेरी वाले की नहीं। लेकिन एडला की दयालुता सच्ची और बिना शर्त है। वो उसकी आंखों में डर और थकान देखती है। वो उसे एक इंसान की तरह देखती है, किसी ओहदे की तरह नहीं। वो उससे इतने प्यार से बात करती है और भरोसा दिलाती है कि वो जब चाहे वहां से जा सकता है। उसकी आजादी पर कोई आंच नहीं आएगी। और इस बार फेरी वाला मान जाता है। ऐसा क्यों? आयरन मास्टर के साथ जाने में उसे डर लग रहा था, पर एडला के साथ वो चला गया। क्योंकि एडला के दयालुता में कोई चारा नहीं था। वो उससे कुछ चाहती नहीं थी, यहाँ तक कि उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी नहीं कह रही थी। उसने बस उसे इंसान होने का सम्मान दिया। हाँ, उसकी हालत पर तरस खाया। और ये एक ऐसी चीज थी जो फेरी वाले ने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। एडला का भरोसा एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। यहीं से करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का थीम शुरू होता है। तो वो उनके घर चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस की सुबह है। उसे नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं, दाढ़ी बनाई जाती है और आयरन मास्टर के अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। और जब वो दिन के उजाले में साफ सुथरा होकर सामने आता है तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और वो आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। वो उसे फौरन घर से निकलने को कहता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। इस पर फेरी वाला भी अपना बचाव करता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो कैप्टन है। वो तो बस भट्टी के पास एक रात गुजारना चाहता था। और फिर वो अपनी रैट ट्रैप थ्योरी का जिक्र करता है। हाँ, और आयरन मास्टर को चेतावनी देता है कि सावधान रहना, एक दिन आप भी इस दुनिया की चूहेदानी में किसी बड़े चारे के लालच में फंस सकते हैं। और जब आयरन मास्टर उसे लगभग धक्के मारकर निकालने ही वाला होता है तब एडला उसे रोक लेती है। वो अपने पिता के खिलाफ जाकर उस अजनबी का पक्ष लेती है। उसका तर्क बहुत सीधा और मार्मिक है। वो कहती है,
हमने इस इंसान को क्रिसमस की खुशी का वादा किया है। ये बेचारा हमेशा भागता रहता है, डर में जीता है। कम से कम साल का एक दिन तो उसे शांति से जीने दिया जाए। ये फेरी वाले के लिए एक चौंकाने वाला पल था। बिल्कुल। उसकी असलियत सबके सामने थी। वो एक चोर था, एक धोखेबाज था, और इसके बावजूद कोई उसके लिए खड़ा हो रहा था। किसी ने पहली बार उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार किया था। एडियाप का ये काम, ये बिना शर्त की स्वीकृति, उस ताले को खोल देती है जिसके पीछे उसकी अच्छाई छिपी हुई थी। ये सम्मान उसे खुद को एक चूहे की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह देखने की ताकत देता है जैसा एडला उसे देख रही थी, एक कैप्टन के तौर पर। और ये बदलाव हमें कहानी के अंत में साफ साफ नजर आता है। वो पूरा दिन उनके साथ शांति से गुजारता है। अगली सुबह आयरन मास्टर और एडला चर्च जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एक चूहेदानी बेचने वाले ने उनके एक पुराने क्रॉफ्टर को लूट लिया है। दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो घर पहुंचेंगे, फेरी वाला उनके घर का सारा कीमती सामान लेकर भाग चुका होगा। वो घबराए हुए घर लौटते हैं, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही होता है। हाँ। नौकर बताता है कि वो आदमी जा चुका है, लेकिन उसने कुछ चुराया नहीं है, बल्कि वो एडला के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ कर गया है। एक छोटी सी चूहेदानी। हाँ। और उस चूहेदानी के अंदर क्रॉफ्टर के चुराए हुए वो 30 क्रोनर थे और एक खत। उस खत में उसने एडला को शुक्रिया कहा था। उसने लिखा कि क्योंकि एडला ने उसके साथ एक असली कैप्टन जैसा बर्ताव किया, उसे भी एक कैप्टन की तरह पेश आने का मौका मिला। हाँ, उसने लिखा कि एडला ने उसे उस दुनिया रूपी चूहेदानी से बाहर निकलने में मदद की जिसमें वो फंस चुका था। और सबसे खास बात, खत के आखिर में उसने दस्तखत किए थे, कैप्टन वॉन स्टॉल। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। बहुत। वो उस पहचान को अपना लेता है जो एडला ने उसे दी थी, एक सम्मानजनक पहचान। ये उसके उद्धार का, उसके बदलाव का सबूत है। उसने सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, उसने उस भरोसे और सम्मान को भी लौटाया जो उसे दिया गया था। उसने ये साबित कर दिया कि वो उस भरोसे के लायक था जो एडला ने उस पर दिखाया था। वो उस अच्छाई पर खरा उतरा जिसे एडला ने उसके अंदर देखा था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो एक सनकी, दुनिया से नफरत करने वाला चोर जो मानता था कि हर इंसान स्वार्थी है, बिना शर्त दया और सम्मान के एक छोटे से काम से पूरी तरह बदल जाता है। और अगर हम इस कहानी के संदेश को एक बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमें हमारे अपने कामों के असर के बारे में सिखाती है। सही कहा। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार किसी दूसरे इंसान के लिए या तो जाल का चारा बन सकता है जो उन्हें और नीचे गिरा दे, या फिर उनकी अच्छाई को बाहर लाने वाली चाबी बन सकता है। ये सहानुभूति और इंसानियत की ताकत की कहानी है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 100 साल पहले थी। ये हमें याद दिलाती है कि किसी को सम्मान देना शायद सबसे बड़ा तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं। कहानी फेरी वाले के उद्धार के साथ खत्म होती है, जो बहुत संतोषजनक लगता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में रह गया। क्या? उस आयरन मास्टर का क्या हुआ? क्या अपनी बेटी के इस दयालु काम को देखकर और उसके नतीजे को देखकर लोगों को उनकी बाहरी दिखावट से आंकने का उसका नजरिया बदला होगा? अच्छा सवाल है। या वो अगले अजनबी के प्रति उतना ही शक्की बना रहेगा? ये सवाल कहानी हमारे लिए सोचने को छोड़ देती है।